Hey guys, how are you? Quite some time since we last met. हम लास्ट टाइम मिले थे दिसंबर के एंड में. अब हम मिल रहे हैं जनवरी के वीडियोस के साथ. सो थोड़ा सा टाइम बीता है एंड पर्पस उसका एकदम सिंपल था यार, कि आप लोगों के प्री बोर्ड्स का प्रेशर एंड ऑल वाज बिल्डिंग अप. सो इट वाज नेचुरली इम्पॉर्टेंट कि उसके लिए भी मैं आपको टाइम दूं. एंड आई थिंक उसके साथ ये वाली प्रिपरेशन भी उतनी ही ज़रूरी है. तो वीडियोस को कंसाइज, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक वीडियो देखो और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाए. सो कीपिंग दैट इन माइंड, वीडियोस को थोड़ा सा हमने कंसाइज करने की कोशिश की. बट इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी नाउ गेट बैक टू द टॉपिक, और हम जो हमारा करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन है उसको चालू रखें, उसको डिले ना करें. सो लेट अस गेट स्टार्टेड, राइट. तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते आलतू फालतू की बातों में, सीधा टॉपिक पे चलते हैं. टॉपिक ये है कि प्लीज़ फॉलो करते रहना जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं. ओनली देन यू विल गेट द अपडेट्स. तो चलो अब सीधा टॉपिक पे चलते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिली डैली अराउंड unnecessary topics. So, couple of important things happened in the month of January, and they are starting with the first one. प्लस एक आप लोगों में से कुछ की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप हाईलाइट कर देना इन द वीडियो व्हेन यू आर टीचिंग, ताकि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को वी कैन फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो आई श्योर डू दैट. आई ट्राई. गॉट माई पेंसिल, आईपैड इन प्लेस. देखते हैं कितना वो हो पाता है और कितना नहीं हो पाता, बट आई डेफिनेटली ट्राई टेकिंग योर फीडबैक इन. I'll make it a point that I try. Chalo, let's get started without wasting time. So now, the important topics that have happened in the month of January are, the first one is our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. उन्होंने अनाउंस किया कि अंडमान निकोबार में देर आर कपल ऑफ अननेम्ड आइलैंड्स, अनइनहेबिटेड अननेम्ड आइलैंड्स हैं. अनइनहेबिटेड क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, और अननेम्ड क्योंकि उन्हें कोई नाम नहीं दिया गया. दे आर नोन बाय सम कोडिफाइड नेम ऑन द मैप. तो उसमें से ही केम अप विद अ वेरी गुड प्रपोजल. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम आउट विद अ वेरी गुड प्रपोजल, एंड दैट इज़ टू नेम दीज आइलैंड्स आफ्टर द परमवीर चक्र अवॉर्डीज़. तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. एंड हु आर परमवीर चक्र अवॉर्डीज़? परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ आर, परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवॉर्ड फॉर वॉर टाइम. तो वॉर में इंडिया का जो हाईएस्ट, फॉर द ब्रेवरी शोन एट वॉर, उसके लिए जो हाईएस्ट अवार्ड मिलता है दैट इज़ परमवीर चक्र. और पीस टाइम पे, जब शांति के समय में जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिलता है दैट इज़ कॉल्ड अशोक चक्र. तो किसी में भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि कितनी वीरता दिखाई हमारे सोल्जर्स ने. और बस अंतर ये है कि परमवीर चक्र जब वॉर होता है, इंडिया का वॉर के टाइम पे मिलता है, और वही जब पीस टाइम होता है, पीस मेंटेन करते टाइम जो अवार्ड मिलता है, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन टू एनी सोल्जर इन दिस कंट्री इज अशोक चक्र, राइट. तो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं. तो ये हो गया परमवीर चक्र और अशोक चक्र का डेफिनेशन. ये भी आप लोगों में से कुछ ने पूछा था. एंड ओवर हियर इफ़ यू सी, दीज आर द नेम्स ऑफ अवॉर्डीज़ जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया गया है. तो अगर आप लिस्ट ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ ऑफ इंडिया सर्च करोगे तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी. और इन 21 हिंदुस्तानी वीरों के नाम पे अब अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड्स को नेम किया जाएगा. नाउ अंडमान एंड निकोबार इज़ दी, ऐसा नहीं है कि वो दो आइलैंड है खाली. इट इज़ एन आर्कीपेलेगो. आर्कीपेलेगो इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. सो इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, मेजर आइलैंड्स भी होते हैं बड़े बड़े, और छोटे छोटे, काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड भी होते हैं. तो उन छोटे आइलैंड्स में से 21 आइलैंड के नाम हमारे परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पे रखे जाएंगे. दिस वॉज द फर्स्ट की न्यूज़ दैट आई हैव टू शेयर फॉर जनवरी, एंड दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. कूल. दूसरा, हम थोड़े टाइम से डिस्कस कर रहे हैं दैट रिलायंस इज़ ऑन एन एक्विजिशन स्प्री. एक के बाद एक कंपनीज खरीदती जा रही है रिलायंस. एंड रिलायंस ऑल्सो कुछ टाइम पहले दे वेंट आउट एंड एक्वायर्ड द कैंपा कोला ब्रांड. कैंपा कोला एक अपने घर पे किसी से जाके पूछना, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स और ग्रोन अप्स, उनसे पूछना कि व्हाट वाज कैंपा कोला, दे माइट बी एबल टू टेल यू. कैंपा कोला पहले इंडिया में बिकती थी, काफ़ी फेमस थी, इंडियन ड्रिंक थी कैंपा कोला. और उसके बाद
Now, after acquiring Campa, Reliance has gone ahead and purchased another company, acquired controlling stake in another company which goes by the name Soseo. तो गुजरात बेस्ड कंपनी है ये, सोसेओ हजूरी बेवरेजेस। तो इसको रिलायंस ने एक्वायर किया है। और गुजरात मार्केट में दे आर प्रिटी फेमस फॉर द ड्रिंक्स, फॉर द बेवरेजेस विच दे सेल। सो with this, Reliance is gaining greater and greater control in the market of F&B. तो सिर्फ रिलायंस इज़ नॉट जस्ट इनटू रिटेलिंग, बट अब फूड के बिजनेस में भी काफ़ी एंटर कर रहा है। एंड they are trying to really make their presence felt in the F&B market, in the food and beverages that we consume in this country. So this is one more additional acquisition that Reliance has made in the month of January 2023. Cool. Chalo. Moving on. Up this is being seen as a major news. There is not much that I can explain to you in this with respect to कौन सा vendor क्या क्यों, but the whole article goes, or the whole news goes by the fact that Apple is gradually moving production to India. इसको अगर आप इस तरह से देखो, ओ वाओ Apple is moving production to India, okay. Is it something really exceptional? Trust me, no. Because as a country, India has a huge, immense manufacturing potential. तो क्यों एप्पल इंडिया पे मूव कर रहा है, या एप्पल इज़ बुलिश अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? आई थिंक इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स नथिंग टू एक्सेप्शनल। पहली चीज़ ये कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के कैपेबिलिटीज़, दे आर बिग। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो हमें माननी चाहिए, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। दे आर बिग, दे आर एडवांस्ड। तो अभी भी क्या एप्पल पूरी तरह चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद करके चाइना छोड़ के इंडिया आ जाएगा? नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा। देर आर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ विच डज एग्जिस्ट इन चाइना, एंड वी शुड बी अवेयर, एंड वी शुड एक्नॉलेज देम दैट देर आर दीज कैपेबिलिटीज़ विच एग्जिस्ट। अब दूसरा, वाई companies are moving their manufacturing out of China to countries like India or Vietnam. Mind it, Vietnam also is competing very strongly against India for manufacturing. तो आप अगर अपने सैमसंग के डिवाइसेस देखोगे या एप्पल के डिवाइसेस देखोगे, एयरपॉड्स देखोगे, अगर इफ़ एनी वन ऑफ यू यूजेस एयरपॉड, तो उसमें देखना मेड इन वियतनाम लिखा होगा। और बहुत ही लेटेस्ट स्टॉक अगर किसी के पास हो जिसमें मेड इन इंडिया लिखा हो, बट डेफिनेटली मेड इन वियतनाम लिखा होगा। या अगर कोई सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता है तो उसका चार्जर उठा के देखना, उसमें मेड इन वियतनाम लिखा होगा। मोस्ट ऑफ द हाई एंड सैमसंग फ़ोन्स, इफ़ यू यूज़ any one of you use a Samsung flagship like a Note Ultra or something, 21, 22 Ultra, you would see they are made in Vietnam. So the manufacturing capacities are being moved out of China सिर्फ इसलिए बिकॉज चाइना में काफ़ी सारे रिसेंट टाइम्स में प्रॉब्लम्स आए। पहली चीज़ ये हुई कि चाइनीज़ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ गोइंग अप। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग इज़ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, दे ओनली मैन्युफैक्चर चीप गुड्स। नो, चाइनाज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ ग्रेजुअली गोइंग अप, एंड इन कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर करना सस्ता है और वियतनाम में और भी सस्ता है। इसीलिए कंपनीज वांट टू मूव देयर मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ चाइना and expand to other more cost effective places. One. Two, government is obviously offering support कि आइए हमारी कंट्री में बनाइए, मैन्युफैक्चर कीजिए, सो दैट ऑफर सपोर्ट एंड दैट इज़ गुड। तो इसी के कारण ही कंपनीज एंटर करती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अदरवाइज़ उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं होता कि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के बहुत सारी कंपनीज आ जाए इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे। नंबर 3 इज़ कोविड कंटिन्यूज टू एक्सटेंड इन चाइना फॉर सम रीज़न। इतना कंट्रोल में नहीं आया जितना दूसरी कंट्रीज़ में आया, पीक किया, चला गया। चाइना में वो रिकरेंट चला ही आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस चाइना इज़ ऑल्सो इम्पोजिंग रिपीट लॉकडाउन्स, और रिपीट लॉकडाउन्स के कारण लोग परेशान हो गए, सिटीजन परेशान हो गए, जिसके कारण देयर हैज़ बीन प्रोटेस्ट्स एंड ऑल, राइट्स। तो इनके कारण मैन्युफैक्चरिंग का जो साइकिल है वो इफेक्ट हुआ। फैक्ट्रीज खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, लोगों के लॉकडाउन रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंड इन कोविड। सो hence companies are a little stretched and they are like, okay, हमें एक और लोकेशन चाहिए
जो कि अगर चाइना बिल्कुल ही सिचुएशन बहुत ही मुश्किल हो जाए वहाँ मैन्युफैक्चर करके दुनिया में बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर पाना, तो हमें कोई एक सेकंड ऑल्टरनेटिव चाहिए, एंड दैट सेकंड ऑल्टरनेटिव इज़ इमर्जिंग इन फॉर्म ऑफ इंडिया एंड वियतनाम, एंड वेरी गुड दैट इंडिया इज इमर्जिंग एज अ सेकंड ऑल्टरनेटिव बिकॉज इट opens up the potential for India. But then couple of other things which we must do as a country and must keep stay focused on is the quality of our manufacturing, the sophistication of our manufacturing, the R&D that is much needed, because we must acknowledge that some amount of R&D or China to a lot extent when it comes to manufacturing is pretty ahead of us. So those things must come to India, and then naturally Indian companies will also start competing. अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि Indian companies are anyways behind China. We have aircraft manufacturing, we have device manufacturing. तो धीरे धीरे a lot of these laptops, uh, our phones, they are being manufactured in India. So this particular article, ये सिर्फ एक it is just pointing in a certain direction, and I wanted to let you know the reasons behind this, the reasons behind the scene. ऐसा नहीं है कि so if Apple is manufacturing something in India, let's not get super excited about it. We really should hope that a lot of other better, bigger, more critical manufacturing starts happening in India, because Apple devices are basically just consumables, right? They are phones, they are AirPods. But then what should really be manufactured in India are much more complex and sophisticated devices, much more autonomy towards जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, around critical technology, around R&D, around space technology, around aviation, defense, capital industries. So those things also should and must be done in India. और उसका आप एग्जाम्पल्स अगर देखोगे, द इंसेंटिव टूवर्ड्स ड्रोन unmanned aerial vehicle manufacturing in India. तो China, which is a pioneer around these unmanned aerial vehicles, अगर drones की बात करें, DJI and all products which you see, or imaging technology, which is much of the R&D happens in Germany and Japan, but then manufacturing happens in China. So all your cameras and all, the timing devices. So these things, once India also becomes a capable manufacturer in these domains, world, sky is the limit, and the world is for ours to capture. So this is the background to this particular news article. ओके और अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि अभी एकदम हाल फिलहाल में हुई है, दैट इज़ द नेज़ल वैक्सीन फॉर कोविड. तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज़ द नेम ऑफ द वैक्सीन, इनकोवैक. तो इनकोवैक इज़ द वैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है. सो भारत बायोटेक इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वैक्सीन, एंड दिस हैज़ नाउ बीन अलाउड फॉर पब्लिक डिलीवरी. ये अब एडमिनिस्टर किया जाएगा, एंड विथ इनकोवैक भारत बायोटेक एंड साइंटिस्ट्स आर ऑल्सो सेइंग, सिंस इट इज़ अ नेज़ल वैक्सीन, सीधा नेज़ल ट्रैक्ट में दिया जाएगा, तो जहाँ से कोविड का वायरस एंटर करता है एंड देन इट स्टार्ट्स हाउसिंग इट सेल्फ एंड एंटरिंग द बॉडी फर्दर थ्रू आर नेज़ल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये पहले उसी उन टिश्यूज़ पे काम करेगा एंड विल मेक आर nasal tissues, our respiratory tissues immune to COVID vaccine. तो inhale करके भी it will start fighting against the virus right when we inhale, rather than it enters our bloodstream, it starts building, acting on our DNA, जो कि हमारा कोविशील्ड वैक्सीन है, तो which are all DNA RNA based vaccines. तो वो उस लेवल पे जाके जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया और अब इम्पैक्ट करेगा, उससे बहुत पहले ही रोकने के लिए सीधा नेज़ल ट्रैक्ट में सांस से वायरस गया एंड स्टार्ट्स वर्किंग देयर. हाउ इट वर्क्स एंड हाउ द बायोलॉजी ऑफ इट वर्क्स, ऑब्वियसली आई एम नॉट कॉम्पिटेंट एट ऑल टू एक्सप्लेन दैट टू यू. तो उसके लिए वी लीव इट टू द साइंटिस्ट, और एंट्रेंस के लिए वी रिमेंबर द नेम ऑफ द वैक्सीन, द फर्स्ट नेज़ल वैक्सीन इन इंडिया, और उसका क्रिएटर कौन है. कूल, चलो मूविंग ऑन. एक और अभी हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं श्री पीयूष गोयल,
So Piyush Goyal is our Minister of Commerce and Industry, and he recently launched something very important and very good for India, which is a website जिसमें कि इंडिया के जितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और जितने लैब्स हैं उनका आपको डेटाबेस मिल जाएगा. तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स और लैब्स के डेटाबेस का फ़ायदा क्या होगा? दिस विल हेल्प अचीव ग्रेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. तो आप अपना प्रोडक्ट बनाइए बट अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराइए, अपने प्रोडक्ट को लैब स्पेसिफिकेशंस लेके आइए, अपने प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन लैब में लेके जाइए, सर्टिफाई कराइए और उस सर्टिफिकेट को मार्केट में यूज़ करिए, ताकि यू कैन गो एंड टेल द वर्ल्ड दैट माई प्रोडक्ट इज़ कंप्लायंट, माई प्रोडक्ट इज़ सर्टिफाइड, माई प्रोडक्ट मीट्स सर्टन मिनिमम थ्रेशोल्ड्स ऑफ क्वालिटी. और उसी से आप दुनिया का वो बेच पाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड्स कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स आर प्रिटी हाई. सारी दुनिया लो ग्रेड सामान यूज़ नहीं करती, और सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में मीडियोकर ग्रेड का नहीं होता, हाई ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग भी होती है. बट हम क्यों कई बार पीछे रह जाते हैं? बिकॉज हमारे को अवेयरनेस नहीं होती कि उसको कहाँ से सर्टिफाई कराए, कैसे सर्टिफाई कराए. काफ़ी अच्छी चीज़ें इंडिया में बनती है. अगर हम उस तरह से बात करें तो इफ़ यू लुक एट सम ऑफ आर ऑडियो प्रोडक्ट्स लाइक कंपनीज लाइक बोट एंड ऑल विच आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और कंपनीज लाइक नोकिया विच हैव क्लियरली सेड दैट दे विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया. तो क्या वो डिवाइसेस इन्फीरियर क्वालिटी के हैं? नहीं, दे आर गुड क्वालिटी डिवाइसेस, बट दे नीड टू गो एंड गेट देम सेल्फ सर्टिफाइड कि IP रेटिंग इतनी है, इसका हीट रेटिंग इतनी है, और डज इट यूज़ रिसाइकल्ड प्लास्टिक और नॉट. तो ये सारी चीज़ें आप लैब से सर्टिफाई करा सकते हो, और एक बार जब आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेशन लेते हो फिर आप ग्लोबल मार्केट्स में सेल भी कर सकते हो, एंड पीपल ट्रस्ट यू फॉर दोज रेटिंग्स एंड स्टैंडर्ड्स कमिंग फ्रॉम रेप्यूटेड लैब्स. सो हेंस जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियरली बोला कि इंडिया अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की क्वालिटी के हिसाब से सामान बनाना चाहती है तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसको करने के लिए वी आर फैसिलिटेटिंग. सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज़ गोइंग टू फैसिलिटेट इट नाउ, एंड अमेजिंग थिंग. ओके, अगला CES. CES stands for Consumer Electronics Show. So CES 2023 happened in Las Vegas, US. So यहाँ पे all the interesting tech that we see in our world down the road, that all gets showed here, displayed here. उनका मॉकअप होता है. There are the future of tech is displayed at CES, and eventually साल 1.5-2 सालों में that tech starts entering our lives. तो things like our Echo speakers, if you जो हम Amazon Echo speakers यूज़ करते हैं, या Google Homes, Google Nest and all, और Alexa as an AI, Bixby as an AI, then Ring doorbell. So there are a lot of these things, e-scooters, lot of these things have been displayed at the CES, and gradually they come in our lives. So this is how it works. Cool. So this was CES which happened at Las Vegas in January. अब अगली चीज़, the Egyptian president, he came as the chief guest for Republic Day ceremony, जो कि अभी 26 जनवरी को हुई थी. तो आई एम होपिंग कि आप सब ने रिपब्लिक डे परेड नहीं भी देखी तो एटलीस्ट न्यूज़ में तो देखा ही होगा ना कि रिपब्लिक डे परेड में क्या क्या हुआ था. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और काफ़ी सारे जितने डिफेंस के दिखाए गए थे दैट दे वर ऑल मोस्टली अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड मेक इन इंडिया, कि इंडिया में ये चीज़ें बनी हैं इंडिजिनस. एंड जो टैब्लूज आए थे, जो झांकियाँ चलती हैं, उस पर काफ़ी फोकस था, नारी शक्ति पे, विमेन एम्पावरमेंट. तो इन सब के बीच हु वाज द चीफ गेस्ट? द चीफ गेस्ट फॉर दिस ईयर्स रिपब्लिक डे 2023 वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट. ही वाज इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह एल सीसी. सो ही वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट. और रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट आते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया होता है. उसका क्राइटेरिया ये होता है कि उनके आने से हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट होगा, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बेसिस पे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट को डिसाइड किया जाता है.
एंड एवेंचुअली दे कम. तो अगर आपको याद हो कुछ साल पहले द फ्रेंच प्रेसिडेंट वॉज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे एंड एवेंचुअली देयर आफ्टर द डील फॉर द रफाल फाइटर जेट्स हैपेंड. तो इस तरह से यू the government very carefully, our government very carefully chooses कि इंडिया के रिलेशनशिप और किस चीज़ों के लिए, किन डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट्स, ट्रेड्स के रिलेशनशिप के लिए हमें किसको बुलाना चाहिए, एंड एवेंचुअली इट इज़ दे आर इन्वाइटेड. तो इस केस में भी इंडिया एंड इजिप्ट आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन द ट्रेड रिलेशनशिप्स, टेक देम टू एन ऑल टाइम हाई, एंड हेंस द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट was the chief guest for Republic Day 2023. Cool. मूविंग ऑन. ये बहुत ही सिंपल सा है, बट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए. हर साल इंडिया और फ्रांस नेवल एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम होता है वरुणा, राइट. तो 2001 में इसको नाम दिया गया था वरुणा. 2001 से इस एक्सरसाइज का नाम वरुणा है, नेवल एक्सरसाइज का, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के शिप्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स. एंड 1993 से ये चला आ रहा है, तो ये आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है, बट इसका जो नाम दिया गया है वरुणा वो 2001 में दिया गया था. और फॉर दिस वाइल इंडिया took its aircraft ships and all, but फ्रांस की तरफ से दो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें आई थी इस में पार्टिसिपेट करने. एक वन वॉज देयर एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज़ चार्ल्स डी गुले. सो चार्ल्स डी गुले इज़ द नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ फ्रांस जिसने पार्टिसिपेट किया. एंड दे ऑल्सो हैव अ मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है अटलांटिक. सो अटलांटिक इज़ अ वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर सी पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट, राइट. और फ्रांस इसको काफ़ी कंट्रीज़ को सेल भी करता है. एक काफ़ी फेमस न्यूज़ भी थी, विच इज़ नॉट नाउ बट प्रिटी ओल्ड न्यूज़ नाउ, वेयर इंडिया एक्चुअली शॉट डाउन Pakistani naval aircraft, and it entered the Indian airspace और इंडिया ने उसको शूट करके गिरा दिया था. तो अगर आप सर्च करोगे इंडिया शूट्स डाउन पाकिस्तानी नेवल पेट्रोल एयरक्राफ्ट तो आपको मिल जाएगा. एंड it was one of such aircrafts which was shot down by the Indian armed forces. So this was about Varuna. एंड वन ग्रेट न्यूज़, पता नहीं कुछ तो है, जब भी मतलब कोई भी नया वर्ल्ड कप होता है तो इंडिया को वो पहला एडिशन जीतना होता है, उसके बाद हम स्लो हो जाते हैं. बट स्टिल पहला जीत के एटलीस्ट वी पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट वी वन इट. सॉरी, ठीक आ रही है. सो फॉर द अंडर-19 वुमेंस अंडर-19 टीम पहला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया. एंड इंडिया वन द इनॉग्रल वर्जन. इंडिया ने इंग्लैंड को हराया इन द फाइनल, एंड बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल इंडिया वन द फर्स्ट एवर T20 अंडर-19 विमेंस वर्ल्ड कप. विमेंस, ओके, T20 अंडर-19 विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया हैज़ वन, and they defeated England in the first ever version of this World Cup. चलिए, ये क्यों कूद गया. और एक और चीज़, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग, हम आसपास देख ही रहे हैं, NCRTC बन रही है विच इज़ आर रैपिड रेल. आप में से कोई भी जो गाज़ियाबाद में रहता है और इन एनी पार्ट्स ऑफ गाज़ियाबाद और स्टेज अराउंड आश्रम एंड ऑल, सराय काले खां, यू वुड हैव सीन ट्रैक्स बन रहे हैं पूरी दिल्ली में विच इज़ फॉर NCRTC. उस पर NCRTC लिखा है. दुहाई डिपो में ट्रेन्स भी आ गई हैं विच लुक वेरी स्लिक. सो दीज trains are going to run from Delhi to Meerut in the first phase and then also to be extended from Delhi to Alwar. So they will be semi high speed trains. काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है. आई वॉज रिसेंटली इन ट्रेन ट्रैवलिंग बैक टू दिल्ली, और इंडियन रेलवेज़ का जो ट्रैक है उसके पैरेलल
इट्स ए एलिवेटेड ट्रैक मेट्रो की तरह, बट माइंडेड दीज आर नॉट मेट्रो ट्रेन्स, दे आर रैपिड इंटरसिटी ट्रेन्स। एंड बहुत ही जल्दी 2023 में उनका दे विल बी लॉन्च्ड ऑल्सो फॉर पब्लिक, इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक। काफ़ी ट्रैक, काफ़ी डिपो स्टेशंस वगैरह काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है, ट्रेन सेट्स आ चुके हैं डिपो में, उनकी टेस्टिंग चल रही है। सो दैट इज़ वन थिंग। So they are rapid rails which will be run by NCRTC. Then वंदे भारत एक्सप्रेस, इतने सारे इंडिया में एक के बाद एक लॉन्च होते जा रहे हैं, विच इज़ इंडियाज़ सेमी हाई स्पीड रेलवे। और एट दिस पॉइंट इन टाइम वी कैन ऑल्सो कॉल इट हाई स्पीड बिकॉज उससे ज़्यादा तेज़ भी फ़िलहाल कोई ट्रेन चल नहीं रही है। And now Indian Railways is going to make another amazing move where Indian Railways will now run trains powered by hydrogen. Now to run trains powered by hydrogen means कि उसका जो भी exhaust है, the only byproduct of this combustion would be water only. तो नदर्न रेलवेज ट्राई करेगी और सोनीपत से जिंद के रूट में इस ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। इज़ इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू रन hydrogen power train? No. The first country in the world to run hydrogen power train is Germany. तो Alstom की ट्रेन्स हैं, एंड कॉर्डिया आइलैंड train which is an Alstom manufactured train. Alstom is a French company. उसकी ट्रेन्स चल रही हैं, एंड लास्ट ईयर जर्मनी में चालू हुई, और लास्ट ईयर ही एशिया में पहला हाइड्रोजन ट्रेन वॉज रन बाय चाइना। सो India is not far behind. India quickly jumped into the race, and if we become pioneers, then we also become one of the very few countries in the world जहाँ पे हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स चलती हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो मैंने अभी रेलवे से रिलेटेड और पढ़ी कि हमारा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, फॉर द फर्स्ट टाइम वेस्टर्न घाट्स में द ट्रेन वॉज एबल टू क्लाइम द स्टीप क्लाइम्स ऑफ वेस्टर्न घाट। जो चढ़ाई थी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, उस पर बफर इंजन्स लगते थे ट्रेन्स को ऊपर चढ़ाने के लिए, खींचने के लिए। बट पहली बारी बिना बफर इंजन के वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप से ही, अपने पावर से ही, इट वाज एबल टू क्लाइम दोज स्टीप इंक्लाइंस। सो minimum reduction in speed, very high efficiency, no wastage of resources. This is what Indian Railways is gradually acquiring. So kudos to Indian Railways, and let's really look forward to traveling European style very soon in Indian Railways, right? एक हाल फिलहाल में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर वैष्णव, उन्होंने एक ट्विटर पे इमेज भी डाला था ऑफ अ बेबी एट द विंडो, एंड ही सेड गेस एयरलाइन, इट्स अ प्लेन और अ ट्रेन। सो रियली लुक फॉरवर्ड टू सच काइंड ऑफ ट्रैवल ऑल अक्रॉस दिस कंट्री। एंड दिस इज़ समथिंग सरप्राइजिंग। तो दुनिया की जो यंगेस्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, when she became the prime minister of any country, the youngest woman to ever become a prime minister of a country, Jacinda Ardern, she resigned as the prime minister of New Zealand. She became prime minister of this country at the age of 37 की एज में वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी न्यूजीलैंड की 2017 में। एंड वेरी रिसेंटली शी सेड दैट आई इंट्रोस्पेक्टेड कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, एंड एम आई फुलफिलिंग डूइंग जस्टिस टू द रोल, विल आई बी एबल टू डू मोर, विल आई बी एबल टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मुझे नहीं लगता कि आई वुड बी able to do much more as prime minister. It's a very important role. So she eventually decided to step down. She will remain an MP, she'll remain a member of parliament, but not a prime minister, not the prime minister of the country anymore. And with this, New Zealand will go into elections, and they'll elect a new prime minister. But kudos to her, she came to office, then she became a mother while she was still a prime minister, and still the prime minister of New Zealand. And during her time, couple of difficult situations came, like New Zealand had a very strict lockdown regime. काफ़ी लंबे टाइम तक लॉकडाउन चला वहाँ पे। इनफैक्ट न्यू जीलैंड became the first country at one point in time to declare itself COVID free, but then situation wasn't going to be what it was.
दे शट डाउन द कोविड वार्ड और उसके बाद वापस से कोविड केम बैक हेविली। तो क्या कंट्रोल किया जा सकता था, क्या नहीं, क्या करते पता नहीं, बट एट वन पॉइंट इन टाइम न्यूजीलैंड, शी डिड हर एफर्ट्स डिड मेक न्यूजीलैंड कोविड फ्री. There was a big volcanic eruption where people, there were mortalities, fatalities, and there was also a couple of terrorist attacks. So couple of things happened in New Zealand, a small peaceful island nation, but then she also has, to her credit, uh, सबसे youngest woman prime minister बनी, and now she steps down. Cool. ओके. और हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट आ गई है, पासपोर्ट इंडेक्स. इट इज़ कॉल्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, राइट? सो हियर इफ़ यू सी the Henley Passport Index, it's called. Now, this Henley Passport Index defines which is the most powerful passport in the world, and Japan continues to be the most powerful passport. और जापानीज सिटीज़न, किसी भी जापानीज़ के पास या किसी भी बंदे के पास जिसके पास जापानीज़ पासपोर्ट है, इज़ अलाउड टू ट्रैवल टू 193 कंट्रीज़ विदाउट अ वीज़ा. दैट्स इट. पासपोर्ट उठाओ, फ्लाइट की टिकट बुक करो, वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ पे वीज़ा ले लो. अगर आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कौन सी कंट्री में आप जा सकते हो विद अ वीज़ा, विदाउट अ वीज़ा, क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट है, या आपको ई ऑथराइजेशन चाहिए, या वीज़ा ऑन अराइवल है. वीज़ा ऑन अराइवल इज़ ऑल्सो काउंटेड एज इन दिस लिस्ट. दैट ऑल्सो इज़ काउंटेड कि वो भी आपके पासपोर्ट को पावर देता है. तो इंडिया का रैंक है 82nd. हम इंडियंस 60 कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा, एंड there are many other countries which are far up in the rank, Japan being number one. So Japan is the best or the strongest passport in the world, followed by South Korea. तो US का भी पासपोर्ट इतना पावरफुल नहीं है. Japan and South Korea surprisingly are the two most powerful passports in the world. And प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, एंड आपको क्लियरली पता चल जाएगा इफ़ देर इज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू सम प्लेस और यू रियली वांट टू एंजॉय वीज़ा फ्री ट्रैवल, तो इट विल शो यू द लिस्ट. राइट साइड पे पूरी लिस्ट आती है वेब पेज के, जहाँ पे आप देख सकते हो इन कंट्रीज़, इन कॉन्टिनेंट्स, किस कॉन्टिनेंट में किन कंट्रीज़ में आप जा सकते हो, किस लोकेशन में, लाइक मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका, वेयर ऑल यू कैन ट्रैवल विदाउट अ वीज़ा. Cool. So this is on the report which was published in January 2023. और ये तो एक न्यूज़ है विच आई एम श्योर आप सब ने देखी होगी. काफ़ी सैड न्यूज़ है. जोशीमठ में, विच इज़ जोशीमठ में एक एरिया है चमोली करके, काफ़ी फेमस है, पहाड़ी इलाका है. यहाँ पे उत्तराखंड में द लैंड हैज़ स्टार्टेड टू सिंक. इसे हम लैंडस्लाइड नहीं बोलेंगे, ये भूस्खलन नहीं है, ये लैंड हैज़ स्टार्टेड टू सिंक. तो जहाँ पे भी धरती थी वो फिसल के नीचे नहीं गिर रही है, बट वो अपने आप ही वहाँ से दबती चली जा रही है. और बिकॉज लैंड दब रही है, अनइवन तरीके से दब रही है, तो लोगों के घर, दूसरी बिल्डिंग्स, वो सारी चीज़ें क्रैक होती जा रही है, टूट रही है. एंड एवेंचुअली सिचुएशन हैज़ बिकम सो बैड कि आप एजेंसीज़ देख रहे हो, कितनी सारी एजेंसीज़, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, so many agencies are involved in evaluating what is happening in Joshimath, and by left with no choice, गवर्नमेंट को बोलना पड़ा है कि आप घर खाली कर दीजिए, अब ये जगह रहने लायक नहीं है. So the experts from various multiple institutes and universities, agencies are working together to really understand why did it happen, how to mitigate this situation, कैसे handle करें अगर ऐसी situation दोबारा आए कहीं पे, और ऐसा क्यों हो रहा है. तो वो काफ़ी स्टडी कर रहे हैं उस जगह को समझने के लिए. बट सैडली not left with any option or current understanding. जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेसिडेंट्स को बोलना पड़ा है कि आप यहाँ से प्लीज़ खाली कर दीजिए, ये घर रहने लायक नहीं है, अब सेफ़ नहीं है ये जगह, आपको हम दूसरी जगह मूव करेंगे.
सैड अगर किसी को अपना घर छोड़ के जाना पड़े, स्पेशली इन दी सर्कमस्टांसेस कि जब आपका घर पैरों तले धरती खिसक जाना, एंड इट्स नॉट अ जोक, जब सच में खिसक जाए तो you'll be shaken, right? And that is what happened here. And this became a very prominent news in January. All right, आगे चलते हैं। और ये आप में से जितनों को भी गाड़ी में इंटरेस्ट है, कार्स में इंटरेस्ट है, आई एम श्योर आपने ये न्यूज़ फॉलो की होगी, इसमें बताने का कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं कर रहे ना, वेले हो और घर के आसपास कोई मारुति का नेक्सा का शोरूम है तो वहाँ जाना और ये जाके देख के आना। फ्रॉन्क्स लॉन्च हो गई है। I went to check out, I'm not buying a Fronx, but I just went to check out कि जिमनी आ गई है क्या आपके पास, तो दे सेड नहीं अभी जिमनी तो नहीं आई है। जिमनी इज़ द टाइनी ऑफ रोडर SUV, अ रियल SUV, मजाक नहीं, अ प्रॉपर लैडर ऑन फ्रेम डिज़ाइन। तो आई वेंट टू चेक आउट जिमनी एट द नेक्सा शोरूम। कॉफ़ी पीने गया था, बगल में नेक्सा का शोरूम था, तो आई वॉक्ड इन एंड दे साइड कि नहीं जिमनी नहीं आई है बट फ्रॉन्क्स आ गई है। एंड नेक्सा, ऑल ऑफ यू नो, इज़ दी मारुति सुजुकी डीलरशिप। दो हैं उनके, एक है नेक्सा, एक है एरिना। अगर क्वेश्चन आगे पीछे आता है तो जस्ट टेलिंग यू। एंड बिटवीन दीज टू, वन सेल्स वन टाइप ऑफ कार्स, अदर सेल्स द अदर रेंज ऑफ कार्स। तो मारुति की जितनी महंगी गाड़ियाँ होती है और जिसे वो बोलते हैं महंगी है, वो सारी नेक्सा में बेचते हैं और बाकी सारी गाड़ियों को एरिना में बेचते हैं। कुछ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश भी करते हैं, जैसे अर्टिगा आपको मारुति का अरीना में मिलेगी, बट XL6 विच इज़ नथिंग बट अ 6-सीटर अर्टिगा, यू विल फाइंड दैट एट नेक्सा। यू वुड फाइंड द ब्रेजा एट अरीना, वेर एज यू विल फाइंड द ग्रैंड विटारा एट नेक्सा। तो इस तरह से उन्होंने डिस्टिंग्विश कर रखा है कि कौन सी गाड़ी किस टाइप के शोरूम में बेचेंगे, बट एंड ऑफ द डे इट्स द सेम कंपनी एंड सेम सिमिलर प्रोडक्ट्स, कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। सो बलिनो यू विल गेट इट एट नेक्सा एंड स्विफ्ट यू गेट इट एट अरीना, दैट्स हाउ इट इज़, राइट? सो मारुति इज़ लॉन्चिंग 2 न्यू प्रोडक्ट्स, जिमनी एंड फ्रॉन्क्स, एंड जस्ट इफ द क्वेश्चन कम्स यू गाइज नो। कूल, चलो आगे चलते हैं। और हमने नेवल एक्सरसाइजेस की बात की इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी का एक और अचीवमेंट रहा इस महीने इन जैन, और वो भी फ्रांस के साथ ही रिलेटेड था। दैट इज़ इंडिया कमीशन द लास्ट कलवारी क्लास सबमरीन विच इज़ एसेंशली बिल्ट इन कोलैबोरेशन विथ फ्रांस। तो फ्रांस के साथ मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स बनाती है इन सबमरीन्स को। 5 बनाने थे। दिस इज़ द लास्ट ऑफ द सबमरीन्स जो कि लॉन्च होने थे ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सबमरीन्स, कलवारी क्लास, और इसका नाम है INS वागीर। तो INS वागीर हैज़ बीन लॉन्च। इससे पहले भी INS वागीर था, पुराना सबमरीन था इंडिया का, जो कि 1973 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद काफ़ी सालों तक इट कंटिन्यूड टू बी इन सर्विस एंड एवेंचुअली वाज डीकमीशन्ड, एंड इंडिया हैज़ अगेन नाउ लॉन्च अनदर सबमरीन बाय द नेम ऑफ INS वागीर। कूल, चलिए आगे चलते हैं। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ 2019 में 2019 में इंडिया में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन लॉन्च किया गया था, पैन इंडिया होता है, जिसे कहते हैं सांसद खेल महाकुंभ। तो इफ़ यू सी दिस, सांसद खेल महाकुंभ इट इज़ कॉल्ड। एंड व्हाट इज सांसद खेल महाकुंभ? तो MPs अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में स्पोर्टिंग इवेंट्स कराते हैं। द आइडिया इज़ टू प्रमोट हेल्दी लिविंग एंड प्रमोट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ इन द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसी को लेके बस्ती का जो बस्ती उत्तर प्रदेश में जो सांसद खेल महाकुंभ है, उसका इनॉग्रेशन PM ने किया। बट मोर देन दिस आई रियली वांटेड टू गिव यू द बैकग्राउंड कि ये सांसद खेल महाकुंभ क्या चीज़ है। तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे सांसद खेल महाकुंभ, तो आपको हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का वेबसाइट मिलेगा, और उस पर आप जाके पढ़ सकते हो कि आर स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड सचिन तेंदुलकर, दे together started this, flagged it off in 2019.
अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बदलते रहते हैं, विच इज़ वाई आई एम स्पेसिफिकली नॉट पिकिंग अप द नेम, बट इट वॉज अनुराग ठाकुर देन इन 2019 एंड सचिन तेंदुलकर, उन दोनों ने मिलके इसको लॉन्च किया 2019 में, और उसके बाद से काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये हो चुका है. 200 MPs they are organizing it across the country. So lot of sporting activities collectively happening across the country, and with this obviously more talent will come out, and with talent obviously possibilities of India winning medals at events like Olympics also goes up. So super. ओके जी, चलिए. और ये थोड़ा सा बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे तो आई पिक दिस वन अप ऑल्सो. ये न्यूज़ आर्टिकल आप बोलोगे यार सर ये क्या फालतू सा आर्टिकल है कि रेफ्रिजरेटर के रेट 5% से ऊपर बढ़ गए, तो ये आपने क्यों डाला? ये मैंने इसलिए डाला बिकॉज मेरे को कुछ चीज़ें आपको बतानी थी. पहली चीज़ कि BEE, आपको इसके बारे में बताना था कि व्हाट इज़ BEE. सो BEE स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, राइट? So Bureau of Energy Efficiency is one of those certification agencies जो कि mandated हैं कि वो बता सकते हैं. they are standard labs which they provide standards for electrical appliances in the country. जैसे BIS है जो कि हमारे goods services जिसको ISI मार्क देता है, ऐसे BEE है जो कि काफ़ी, जिसका रोल काफ़ी बढ़ गया है. आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उठा के देखो, पिकअप AC, गो चेकआउट एनी AC, एनी रेफ्रिजरेटर, एनी TV, उस पर एनर्जी रेटिंग होगी. और वो एनर्जी रेटिंग, ट्रस्ट मी, दे आर अमेजिंगली डन, दे आर वेरी एक्यूरेट. आप अगर एक 5 स्टार रेफ्रिजरेटर लोगे वर्सेस अ 3 स्टार रेफ्रिजरेटर और अ 2 स्टार रेफ्रिजरेटर, यू विल सी द नेचुरल डिफरेंस इन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट? और बी इट योर एयर कंडीशनर, 2 स्टार और 3 स्टार एयर कंडीशनर, वो जो बिजली खा जाएंगे वर्सेस अ 5 स्टार रेटेड इन्वर्टर AC, आप चलाते रहो बट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी प्रिटी नॉमिनल. सो दिस इज़ व्हाट दिस एजेंसी हैज़ डन, एंड दे आर सेइंग दैट अब रेफ्रिजरेटर, पूरा फ्रिज को आप पहले एक रेटिंग मिलती थी, 5 स्टार या 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, इस तरह से. अब इन्होंने बोला है कि नहीं, फ्रिज में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, देयर इज़ अ फ्रीज़र एंड देयर इज़ द रेस्ट ऑफ द स्टोरेज यूनिट, द कूलिंग यूनिट. तो फ्रीज़र को अलग रेटिंग दो और नीचे की यूनिट को अलग रेटिंग दो, क्योंकि आप कस्टमर्स को अभी भी कस्टमर्स को पूरी तरह नहीं बता रहे हो कि कितनी एनर्जी क्या कंज्यूम कर रही है. तो आप कभी अगर हमारा जो चिलर यूनिट होता है या जो डीप फ्रीज हम जिसे कहते हैं, उसको खोलते हैं, बंद करते हैं, तो सडनली यू विल हियर द कंप्रेसर गो स्विच ऑन. तो दे आर नाउ डिफ्रेंशिएटिंग टू दैट लेवल ऑल्सो. सो जस्ट इमेजिन कि इतने डेप्थ तक कस्टमर्स आर बीइंग मेड अवेयर इन दिस कंट्री, जो कि दुनिया में बहुत जगह नहीं होता है. ट्रस्ट में नहीं होता है. इंडिया इज़ टेकिंग ग्रेट लीप्स इन दिस लेवल कि आप जाके ये भी देख सकते हो कि अच्छा इसका मेरे को किस तरीके का रिक्वायरमेंट है मेरे रेफ्रिजरेटर का. हैंस आई कैन चूज़ what kind of what rating should I pick for the freezer unit, and for the what combination, what refrigerator should I pick जिसमें freezer unit की rating ऐसी हो और cool बाकी storage compartment की इतनी rating हो. and इसके कारण obviously to achieve these levels of certifications, to the level of changes that are required for manufacturers, prices go up to a certain extent, and hence the change in prices. So not always changes in prices are purely from an inflationary standpoint कि हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है तो इसका भी रेट बढ़ गया. नहीं, कुछ चीज़ें के प्राइसेस हमारी भलाई के लिए बढ़ाए जाते हैं. जैसे कि अगर आप बोलोगे कि डीजल कार्स के प्राइसेस क्यों बढ़े, डीजल कार के प्राइसेस ये इसलिए बढ़े क्योंकि जो उसमें DPF लगा, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, लो सल्फर डीजल, फर्दर फिल्टरिंग ऑफ द एमिशंस फ्रॉम BS4 to BS6 इंजन, उसको लगाने के लिए पैसे लगते हैं, जिसको तो जो चाहिए था पोल्यूशन, डीजल व्हीकल से पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए. सो हेंस दिस वाज द रीज़न व्हाई देयर वाज अ substantial increase in prices of diesel vehicles. And again also the taxation to prevent people from buying diesel vehicles any further. But again in this case it is for improving the quality of life. when you buy something, वो आपकी लाइफ कितना सुधारती है. सो हेंस द प्राइस इंक्रीज. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शेयर कि BEE क्या चीज़ है और क्या वो रोल प्ले करती है. ओके, चले आगे चलते हैं.
और ये न्यूज़ तो आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी कि RRR मूवी तो देखी होगी यार, नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, इट्स अ फन वॉच। बहुत सीरियस मूवी नहीं है बट इट इज़ अ वेरी प्रीटी फन वॉच। ऑब्वियसली तेलुगु का डब है, मैंने तो हिंदी में देखी है, आई डोंट अंडरस्टैंड तेलुगु, बट ऑल दोज ऑफ यू जिनको समझ आती है तो यू वुड रियली इन्जॉय इट इवन मोर इन द ओरिजिनल लैंग्वेज, बिकॉज पूरा उसका एसेंस निकल के आएगा। एंड एक काफ़ी उसमें फास्ट म्यूजिकल सॉन्ग है, नाटू नाटू, वो भी देखा होगा यार, मैं तो क्या ही गाने की बात करूँगा, एकदम अजीब तरीके से गाता हूँ मैं, तो गाता ही नहीं, बेसुरा। सो दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, दिस सॉन्ग वन दी गोल्डन ग्लोब्स, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग to win in the best original song category, right? This is the first Indian song to win the award in the best original song category. So hence this news is important, and the song has gone on to win the Golden Globes award. Cool. और इसके साथ जो सॉन्ग्स दूसरे सॉन्ग compete कर रहे थे वो भी काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग्स है, स्पेशली वन विच इज़ फ्रॉम द मूवी दी ब्लैक पैंथर मूवी, मेरे को उसका नाम वकांडा फॉर एवर, तो उससे उसका भी थीम सॉन्ग था। सो दिस इज़ अ प्रिटी गुड अचीवमेंट फॉर आवर इंडस्ट्री। और हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हम वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात कर रहे थे, एंड अलॉन्ग साइड एक तरफ वीज़ा फ्री ट्रैवल के रेटिंग्स मिल रही थी, दूसरी तरफ एक कंट्री ने जो कि वीज़ा फ्री ट्रैवल इंडियंस को अलाउ करती थी, बंद कर दिया, एंड दैट कंट्री इज़ सर्बिया। अब हथियार मत उठा लेना कि ये कैसे ऐसे वैसे, शुड रेसिप्रोकेट एंड नहीं करना चाहिए, इंडिया शुड ऑल्सो ब्लॉक। देखो जी, ऐसा नहीं है। सर्बिया पहले वीज़ा फ्री एंट्री देती थी इंडियंस को, बट नाउ सर्बिया हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, एंड टू बी पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन के कुछ इमिग्रेशन कंट्रोल मेजर्स हैं, इमिग्रेंट कंट्रोल मेजर्स हैं, और वो टू कंट्रोल इलीगल पीपल फ्रॉम एंटरिंग, और वो है कि आपको वीज़ा देना पड़ेगा। बट हाँ, आप शेनेगन वीज़ा ले लो, किसी भी यूरोपियन यूनियन में शेनेगन वीज़ा लो, किसी भी कंट्री में घूमो, तो वी शुड रेस्पेक्ट एंड रेसिप्रोकेट द legislative requirements or the legal requirements of a country with whom we trade, we enjoy good relations. तो सर्बिया इज़ वन सच कंट्री, एंड इसीलिए उन्होंने इंडियंस को वीज़ा फ्री ट्रैवल दिया था, बट उनका भी अपने पॉलिटिकल चॉइसेस हैं, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, तो दे बीइंग पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन नाउ, EU गवर्न्स कि आपको वीज़ा देना ही पड़ेगा टू कंट्रोल द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। और है इशू, ये भी हमें मानना चाहिए, हम सिर्फ वी कांट ऑलवेज इग्नोर कि नहीं इंडिया से कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं जाता है इशू, एंड हेंस एज अ रिजल्ट फॉर इंडियंस नाउ टू गो टू सर्बिया हमें वीज़ा लेना पड़ेगा स्टार्टिंग 1 जनवरी 2023। और यूट्यूब में आपने काफ़ी अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें होगा कि सर्बिया अलाउज वीज़ा फ्री ट्रैवल एंड ऑल, बट वो पुराने वीडियोस थे। स्टार्टिंग 1 जन सरकार ने, भारत सरकार ने जो भी ट्रैवल प्लान कर रहा था सर्बिया का, जिनकी टिकट्स वगैरह बुक थी, उनको इन्फॉर्म किया है एक एक करके, उन्हें बताया है कि वीज़ा चाहिए आपको, ले लीजिए। कूल, चलो। Okay, and this is another interesting news in the world of tech. We were talking about CES, कि वहाँ पे कौन सी अतरंगी अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी आती है, and one of them is one of those अतरंगी surprise technologies would be a car, electric car from Sony and Honda. Honda तो गाड़ी बनाती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, Honda makes very good cars, but now Sony and Honda have partnered together to create a car brand called Afeela. गाड़ी के ब्रांड का नाम है अफीला, एंड this is an attempt to make a car by Sony much before and faster than Apple. एप्पल कार भी अनाउंस की हुआ है, एप्पल ने भी बोला है कि हम भी कार बनाएंगे, बट अगेन इन द EV यूनिवर्स ओनली, दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी अदर कार, इट विल बी एन EV and it will be done in joint venture with another automobile manufacturer. But in this case Sony and Honda came together, और इसमें Honda को गाड़ी बनानी आती है, but they are relying heavily on Sony for the electronics, the interfaces which Sony builds, their gaming technology, all these things Sony will bring about in this electric vehicle Afeela,
which Honda would be manufacturing on, you know, largely because they are the car manufacturer. So they know how to make cars, but how to make the console, the entertainment, the engaging ecosystem, वो सोनी को आता है. And hence both of them come together and we'll get another new car brand in this world called Afeela very soon. 2026 में होंडा कह रही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके यूएस मार्केट में डिलीवर भी करना चालू कर देगी. और यूएस मार्केट में क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट में ईवीज़ को टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, जो कि हमारे देश को भी बहुत जल्दी और बहुत ज़रूरी चाहिए. ओके और ये बहुत ही अनोखी चीज़ है. इंसानों के लिए वैक्सीन आपने सुनी होगी, एनिमल्स के लिए भी वैक्सीन होती है, बट फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज विल बी हैज़ बीन अप्रूव्ड इन यूएस. एडमिनिस्टर कैसे होगा यार, ये मेरे को सच्ची में नहीं पता. मैंने इस आर्टिकल को काफ़ी पढ़ने की कोशिश की, समझने की, एक्सक्यूज मी, बट फॉर नाउ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी एडमिनिस्टर्ड. मेरे को समझ आ जाए तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा कि हाउ हनी बीज विल बी गिवन वैक्सीन. ऑब्वियसली कोई एक एक मधुमक्खी को पकड़ के सुई नहीं चुभोएगा, बहुत ही इनह्यूमन हो जाएगा, बहुत ही इन बी हो जाएगा. और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए. हम मधुमक्खी को सुई चुभोएंगे, वो हमें वापस अच्छी तरह से सुई चुभो देंगे, हमें सुझा देंगे अच्छी तरह से. So not good thing. But why this vaccine has been invented by this company Dalan Animal Health is because the population of honeybees is gradually going down. और honeybees क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. वो दे हॉप फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड दे स्प्रेड पॉलन्स, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन होती है एंड प्लांट्स ग्रो. So they are very important. But now what has happened is a disease which is called the American foul brood disease. It is spreading amongst honeybees, और जिसके कारण जो honeybees की population है, it is declining. So to save that population, to save prevent honeybees from going extinct, and also to increase their numbers, this particular vaccine has been invented. कैसे डिलीवर होगा हनी बी को वैक्सीन, मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता. मैं इस पे और रिसर्च करूँगा और पढ़ूँगा और आपको अगली वीडियो में पक्का बताऊँगा. ओके, तब तक ये भी देखता हूँ कि इस पे और क्या न्यूज़ आई है, और कोई वीडियो वगैरह अगर मिलती है तो मैं उसका भी लिंक आपसे शेयर करूँगा. कूल, चलिए लास्ट फॉर टुडे एंड दिल दहला देने वाली खबर. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़. एक बड़े से स्टीमर में बैठिए और वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक यात्रा कीजिए. 3,200 किलोमीटर 51 दिन में. ये इसका रूट है वाराणसी से डिब्रूगढ़. ये इसका डिस्टेंस है 3,200 किलोमीटर, और इतने दिन लगेंगे इसको जर्नी पूरा करने में, 51 डेज़. अब मुद्दे की बात से पहले उस पर आता हूँ. प्रधानमंत्री जी ने इस क्रूज़ को हरी झंडी भी दिखाई. इट हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ. टिकट कहाँ बिकी भारत में नहीं पता, क्योंकि मुझे डाउट ये है कि किसी इंडियन ने ख़रीदी होगी. बट ये नाम है क्रूज़ का, MV गंगा विलास. दिस इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़. जो शिप चल रही है, छोटी शिप, इट कैन गो इन. ओके, थैंक यू. सो दिस इज़ गोइंग. एंड अब आते हैं मुद्दे की बात पे. एक टिकट की कॉस्ट 13 लाख रुपए INR. तो अगर आपके पास 13 लाख रुपए हैं तो प्लीज़ बुक कीजिए, एंड यू कैन स्टे इन द क्रूज़ फॉर 51 डेज, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम बनारस टू डिब्रूगढ़, और रास्ते में अलग अलग जगहों पे रुकती हुई जाएगी. एंड काफ़ी लंबा रास्ता है, काफ़ी लंबा टाइम है. Some people have bought this, but I am waiting to read their reviews and what it is. At least for now, I cannot afford to go on this one. So I look forward to it someday for sure, or maybe for a shorter cruise koi chalu hogi to for sure we'll enjoy that. But yeah, this is it for now. And stay active on the Telegram groups. Keep yourself up to date
विथ ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। इस वीडियो के नोट्स आपको उन्हीं जो टेलीग्राम ग्रुप है उन्हीं पे मिलेंगे, तो प्लीज़ फॉलो द ग्रुप, बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, ताकि आपको नोट्स भी सारे PDFs मिल जाए जो आप मांगते रहते हो, जिसमें न्यूज़ के लिंक्स भी मैं डालता हूँ कि आपको कोई भी न्यूज़ और डिटेल में पढ़नी है तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन गो थ्रू द एंटायर न्यूज़ एंड इंक्रीज़ योर नॉलेज। डू आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में डालो, आई आंसर, आई डेफिनेटली आंसर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, आई फुली एक्नॉलेज। सो हेंस मेक योर टाइम, किस टाइम पे आपको कौन सी चीज़ सही लगती है पढ़ना देखना, वो अपने हिसाब से करो। फॉर दीज वीडियोज़ आई रियली रिकमेंड ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते हुए, यू कैन वॉच द करंट अफेयर्स वीडियो, बिकॉज कुछ प्रैक्टिस इसमें नहीं करना, बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू मेक सम नोट्स यू कैन कीप योर पेन एंड रजिस्टर अलॉन्ग साइड एंड मेक योर ओन नोट्स। एंड और भी आप फर्दर रिसर्च करना चाहते हो फॉर योर ओन करंट अफेयर्स, फॉर मोर करंट अफेयर्स, सो आई रियली रिकमेंड go read the newspaper for just about 30 minutes a day, उससे ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। गेट एनी न्यूज़पेपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, HT, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, बट कुछ ऐसा न्यूज़पेपर लाओ जिसमें न्यूज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो। हिंदू लोग रिकमेंड करते हैं, बट द सोल रीज़न आई डोंट रिकमेंड हिंदू इज़ कि उसमें न्यूज़ होती है और बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही लैंग्वेज स्पेसिफिक न्यूज़पेपर है वो। बट अगर मल्टी मार्केट आप जाओगे पूरे कंट्री के हिसाब से, देन आई थिंक गो फॉर समथिंग लाइक HT और TOI, बिकॉज उसमें सप्लीमेंट्स के भी सेक्शन होते हैं विच विल गिव यू न्यूज़ अराउंड ब्रांड अवेयरनेस एंड ऑल। उससे भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं। सो डू दैट एंड डू मेक टाइम टू वॉच द न्यूज़। पॉलिटिकल न्यूज़ मत देखो प्लीज़, उसमें से कुछ नहीं आएगा एंट्रेंस में, देयर विल नॉट बी एनीथिंग। सो प्लीज़ अवॉइड द पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, इग्नोर दैट। हेस्टैक न्यूज़ करके, अगर आपके पास फायर TV है तो देर इज़ अ app called Haystack News. Install that. Install the app. It's a free app, and you can watch it for major news events that happened across the world in a snapshot. एक के बाद एक मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स उसमें चलते रहते हैं, काफ़ी कैटेगरीज में, साइंस, बिजनेस, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड, ज्योग्राफी, इस तरह से। सो प्लीज़ डू दैट, अवॉइड द पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा न्यूज़ ऑन TV, कुछ नहीं आएगा उसमें। अवॉइड द मूवी न्यूज़ ऑन TV, कुछ नहीं आएगा उसमें। बट व्हेन आई से मूवी, मतलब सम फैक्चुअल न्यूज़, फैक्चुअल डिटेल्स आर इम्पॉर्टेंट, बट किसकी TRP बढ़ी किसकी TRP घटी, यूजलेस, इग्नोर दैट। So do well, prepare well, and I'm always here, the team is always here. So all the very best. I'll see you guys in the next video. Until then, bye.